नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। दोस्तों चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिथिलांचल में। राहुल प्रियंका की वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस या महागठबंधन, किसके लिए संजीवनी। 70 साल बाद गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी मिथिलांचल में, पार्टी की उम्मीद बढ़ी। सफ़ेद झकझक कुर्ते पैजामा, कंधे पर तिरंगा वाला गमछा और जुबा पर कांग्रेस। करीब 70 साल पहले पीड़ित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस मिथिलांचल की धरती पर कदम रखा था, वहां अब उनकी चौथी पीढ़ी पहुंची है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा जब दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर से गुजरती तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। राहुल के साथ तेजस्वी व दीपंकर समेत महागठबंधन की इस यात्रा से मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के महागठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने, खासकर कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ा है। लेकिन चौराहे पर बहस इस बात की छिड़ी है कि राहुल इस यात्रा की मिथिलांचल में कांग्रेस की नींव मजबूत होंगी या महागठबंधन के घटक दलों की जड़ों की खोद पानी निकलेगा। कभी कांग्रेस का गढ़ था मिथिलांचल। 1980 के दशक में मिथिलांचल का यह इलाका कांग्रेस के लिए उर्वर भूमि रहा था। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की 30 विधानसभा सीटों में विपक्ष को नाम मात्र की सीटें ही मिल पाती थी। लेकिन 1990 के दशक में जब सामाजिक न्याय के रंग में मतदाता रंगने लगे तो कांग्रेस इन सभी सीटों पर पिछड़ने लगी। 1985 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे थे। 1990 के चुनाव कांग्रेस करीब आधी सीटों पर सिमट गई। वहीं 2020 के चुनाव में राजद भी पीछे छूट गया। यहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। वहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद के 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पिछड़ती रही। गठबंधन में या तो उसे मिथिलांचल की सीटें नहीं मिली, जहां मिली भी थी वहां मतदाताओं के साथ नहीं मिल पाया। दरभंगा जिले में 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिले की 9 सीटों पर 6 पर काबिज रही। अगले साल 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 4 सीटों मिली। उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ। दूसरी ओर जनता दल के 5 सीटें मिली। 2020 के चुनाव में कांग्रेस यहां भी धराशायी हो गई। जिले में विधानसभा की अब 10 सीटें हो गई। इनमें 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते और एकमात्र दरभंगा ग्रामीण के राजद के ललित यादव चुनाव जीत पाए। दोस्तों, दरभंगा में 1985 में कांग्रेस ने जीता 6 सीटें और अभी 0। समस्तीपुर में 1985 में 6 तो 1990 में मिली 3 सीटें। समस्तीपुर जिले में सामाजिक न्याय की धारा शुरू से ही कांग्रेस को टक्कर देती रही। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिले की 10 सीटों में 6 सीटों पर जीती। 5 साल बाद 1990 में हुआ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई। जनता दल को 6 सीटें मिली और 1 सीट पर सीपीएम को रामदेव वर्मा चुनाव जीते। लोकसभा में भी लगातार हार। मधुबनी के कांग्रेस की आखिरी जीत 1904 में डॉक्टर शकील अहमद के रूप में हुई। दरभंगा में कांग्रेस का आखिरी सांसद 1980 में हरिनाथ मिश्र थे। समस्तीपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 तक का चुनाव जीता था। 2024 में समस्तीपुर सुरक्षित सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, लेकिन जीत लोजपा रामविलास की शाबाशी चौधरी के खाते में गई, जो सबसे कम उम्र की सांसद बनी। धीरे धीरे बिगड़ते गए हालात, कांग्रेस फिसली हाशिए पर। समय के साथ कांग्रेस का ग्राफ और गिरता गया। 1985 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की 11 सीटों पर, खासकर जिले की आरक्षित सीट खजौली में भी कांग्रेस की जीत हुई। 2010
के परिसीमन के पहले तक मधुबनी जिले में विधानसभा की सीटें थी। वहीं दरभंगा में 9 और समस्तीपुर में 10 सीटें रही। मधुबनी में उस चुनाव में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, कुसुम रंजन झा, योगेश्वर झा जैसे नेता चुनाव जीते। 1990 आते आते बिहार में मंडल की हवा फैलने लगी थी। इसका असर विधानसभा चुनाव पर साफ दिखा। 1990 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की जनता दल का खाता खुला, जिसे उसे जिला की फुलपरासराय, मधेपुरा और बाबूबरही की सीटों पर जीत मिली। तो देख सकते दोस्तों, आखिरी बार मिथिला से कांग्रेस पार्टी 1990 के दशक में ही जीते थे और तब से लेकर आज तक 0 ही हैं। और उसके बाद भी तब से लेकर आज ही पहली बार ही वोट मांगने गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, वस्त्र आभूषण सेक्टर को बड़ा झटका, निर्यात में 43% तक गिरावट संभव। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ, आज से 48 अरब का निर्यात हो सकता है प्रभावित। अमेरिका ने 27 अगस्त की सुबह 9:30 बजे भारतीय उत्पादकों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लागू करने की योजना का विवरण देते हुए एक मसौदा नोटिस जारी किया है कि इसके भारत के 48 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात पर असर पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर वर्तमान में 25% टैरिफ पहले से ही लागू है। रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के कारण अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका को भारत से निर्यात किए जाने वाले 48.2 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। भारत के निर्यात में 45% हिस्सेदारी वाले MSME पर टैरिफ का सबसे अधिक असर होगा। GTRI का अनुमान है कि अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 26 में घटकर 49.6 अरब डॉलर रह सकता है, जो पिछले साल के 86.5 अरब डॉलर से 43% कम होगा। भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% से घटकर 5.6% रह सकती है। जुलाई के आंकड़ों के अनुसार भारत से अमेरिका की वस्तु निर्यात 19.94% बढ़कर 8.01 अरब डॉलर का रहा। वहीं 13.78% की वृद्धि आयात में हुई, जिसका मूल्य 4.55 अरब डॉलर था। अप्रैल से जुलाई तक अमेरिका को 33.53 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात भारत ने किया। तो दोस्तों, इन 3 शर्तों पर सामान का टैरिफ से छूट। 27 अगस्त से सुबह 12 बजे EST पहले सामान मालवाहक जहाज पर लदा हो और अमेरिका के लिए रवाना हो। 17 सितंबर व 12:01 में EST से पहले कस्टम में दर्ज या गोदाम में से निकाला गया हो। आयातक नए टैरिफ शेड्यूल कोड के तहत इन ट्रांजिट छूट प्रमाणित करें। 50% की शर्त लागू होने पर किस वस्तु का कितना प्रतिशत टैरिफ। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका की जनता भी झेलेगी महंगाई। ट्रंप टैरिफ का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वहां दिसंबर तक महंगाई 3.2% तक पहुंच सकती है, जो बिना टैरिफ के दर 2.4 रहती। भारत की दीर्घकालिक निर्यात रणनीति पर जोर। भारत निर्यातकों के लिए दीर्घकालीन निर्यात रणनीति तैयार करने पर जोर दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज सब्सिडी व व्यापार समझौता से देश को राहत मिल सकती है। नौकरियों पर पड़ेगा असर। छंटनी का दर। ज्वेलरी और केमिकल जैसे प्रमुख सेक्टरों पर टैरिफ। अमेरिकी बाजार में मांग घट सकती है। ऑर्डर कम होंगे, कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ेगा और छंटनी बढ़ेगी। भारत पर दबाव का प्रतिद्वंद देशों को फायदा। भारत पर नए टैरिफ के निर्यात महंगा होगा, जिसका लाभ प्रतिद्वंद देशों को मिलेगा।
म्यांमार पर टैरिफ केवल 40% है, वहीं थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, चीन और श्रीलंका पर 30% व मलेशिया पर महज 25% टैरिफ लगा है। भारत के अब 4 विकल्प बचे हैं। पहला, निर्यात के लिए नए बाजारों का तलाश करे भारत। दूसरा, रूस के साथ रणनीति बनाकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाना। तीसरा, बातचीत विकल्प हो तो अमेरिका उत्पादकों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। चौथा, भारत घरेलू उद्योगों को सब्सिडी और प्रोत्साहन दे सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के निर्यात और आयात पर बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे कि अब भारत से निर्यात कम हो सकता है और भारत के पास इन 4 विकल्प। दोस्तों इसी के साथ राहुल गांधी अभी मधुबनी में वोट अधिकार यात्रा शुरू किए हैं। इसी के लेकर कुछ आ रही है। एक एक कर बंद कर दिए गए युवाओं, छोटे व्यापारियों और किसानों के रास्ते राहुल। वोटर अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को सुपौल और फिर वहां से मधुबनी फुलपसराय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सुपौल के शहर के हुसैन चौक पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों के रास्ते एक एक कर बंद कर दिए गए हैं। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के त्याग और बलिदान से बना है। सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक और हरियाणा में जनता का वोट चोरी किया गया। अब बिहार में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार की जनता अपना वोट चोरी नहीं होने देगी। देखते हैं कि कैसे वोट चोरी करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह धरती समाजवादियों व पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ से यह संदेश जाना चाहिए कि लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी साजिश जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के आरक्षण का अधिकार छीनने की कोशिश लगी है। इस आंदोलन के जरिए नाकाम कर दिया जाएगा। भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश अभी गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। इससे निजात के लिए लोगों को आगे आकर अपनी लड़ाई लड़नी। प्रधानमंत्री ने वोट ही चुरा लिए, प्रियंका गांधी ने बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल पर भैंस चुराने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने तो वोट चुरा लिए हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशों रच रही है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि गरीबी जनता को एक भी वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। तो देख सकते दोस्तों, राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी इस वोट अधिकार यात्रा में जुड़ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ 22 अगस्त को गया जी में आए थे और अब 15 सितंबर को पूर्णिया में आएंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 15 सितंबर को एक बार फिर बिहार आएंगे। यह यात्रा पूर्णिया में होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री पूर्णिया की इस यात्रा के दौरान के वहां से करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। वे पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन भी करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, पूर्णिया में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करने आएंगे और वहां पे कई करोड़ का फंड भी देंगे, जिससे कि पूर्णिया का विकास हो सके। इसी के साथ जोरों से बाढ़ आया हुआ है। जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां की प्राथमिक विद्यालय, मंदिर व घर जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ धान के खेत हुए जलमग्न। कई गांवों की गलियां में बह रहा बाढ़ का पानी। कराई परसुराय में वाइन के नदी का तटबंध टूटा। स्थिति सामान्य होने तक बच्चों के स्कूल आने पर रोक। शिक्षकों
को निकट के स्कूल में किया गया। झारखंड के लगातार बारिश में होने के कारण प्रखंड क्षेत्र के महतवाइन नदी का पूर्व तटबंध टूटने से कई गांव खंडे में बाढ़ का पानी घुस गया। तटबंध टूटने से प्रखंड क्षेत्र की मकरौता पंचायत के सदपुर, मुसाड़ी, कमरथू, फतेहपुर, बैरीगंज आदि गांवों में खंडे में तेज गति से बढ़ रहा पानी घुस रहा है। ग्रामीण उमेश राजू संजय ने बताया कि आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय में 100 फुट दूर तक महतवाइन नदी का पूर्वी तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ खेत में लगे धान की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे सैकड़ों किसान का नुकसान सामना करना पड़ा। स्थानीय किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सोमवार की सुबह 7 बजे नदी का तटबंध करीब 30 फुट टूट गया, जिसकी जानकारी पूरे प्रखंड में हवा के तहत फैल गई। इसके बावजूद भी प्रशासन एवं विभाग मदद के लिए नहीं पहुंचे हुआ चुप्पी साधे रही है। स्थानीय किसानों ने तटबंध के बांधने को भरपूर प्रयास किया, लेकिन पानी की तेज धार बहाने के कारण किसान तटबंध बांधने में असमर्थ रहे। ग्रामीणों को डर सता रहा कि अगर टूटे हुए तटबंध में जल्द से जल्द मरम्मत नहीं किया गया तो घरों में पानी घुसने लगेगी। अभी सदपुर गांव की गलियों में 1 से 2 फुट बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन एवं विभाग के प्रति ग्रामीण का शेष प्रकट है। प्रखंड क्षेत्र के फरासपुर, चंद्रपुर, उदयपुर, यावा मामले विभिन्न गांवों में बाढ़ का पानी फैले हुआ है। प्रखंड के क्षेत्र में दर्जनों विद्यालय बाढ़ के पानी के प्रभावित हो गए हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को पाठन प्रभावित हो गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिस विद्यालय में बाढ़ की पानी प्रवेश कर गया है, वहां के शिक्षकों को बगल के सुरक्षित विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सूचित किया गया है कि जिस विद्यालय तक पहुंच तक पथ में लगता है, उस गांव के बच्चों को स्थिति सामान्य होने तक विद्यालय नहीं बुलाने को कहा गया है। इसकी सूचना वरिष्ठ पदाधिकारी को दे दिया गई है। जल संसाधन विभाग ने शुरू किया है बाढ़ व कटाव बचाव का उपाय। नालंदा जिले के विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ एवं कटाव के उत्पन्न चुनौतियों को सामना करते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदनशील स्थलों को त्वरित कार्रवाई की गई है। हाल ही के दिनों में हुई भारी वर्षा और नदियों के जलस्तर उतार चढ़ाव से कई तटबंधों पर क्षरण और रिसाव की समस्या सामने आई थी। विभागीय टीमें ने तत्परता से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर इन स्थलों को सुरक्षित किया है। जिले के अस्थावा प्रखंड के ग्राम अमावा छिलका के पास कुंभरी नदी के दाहिने जमींदारी बांध पर लगभग 15 मीटर लंबाई हुए स्लोप क्षरण को नियंत्रित कर स्थल को सुरक्षित किया गया है। ग्राम देसना में रेल लाइन के पास जिराइन नदी के बाएं जिम्मेदारी पर बांध पर 8 मीटर लंबाई में हुए क्षरण की मरम्मत कर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। ग्राम अंधी के पास जिराइन नदी के बाएं जमींदार बांधने स्थिति में एक को बंद करने त्वरित कार्य कर स्थल को सुरक्षित किया गया। इस प्रकार इन प्रखंड के ग्राम उत्तरथू में डुमरिया पुल के पास जिराइन नदी के बाएं जिम्मेदारी बांध में 8 मीटर लंबाई में हुए स्लोप क्षरण को नियंत्रण कर स्थल को सुरक्षित किया गया। ग्राम के छतपुर चौरा पर कुंभरी नदी के दाहिने बांध में 4 मीटर लंबाई में हुए स्लोप की मरम्मत की गई। ग्राम जैतीपुर के पास कुंभरी नदी के बाएं जमींदारी बांध पर हो रहे रिसाव को रोकने के लिए बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी है। इन त्वरित प्रयासों से स्थानीय ग्रामीण को बड़ी राहत मिलती है। मुख्य अभियंता ने बताया कि विभाग अधिकारी लगातार स्थल को निरीक्षण कर रहे हैं और प्रत्येक संवेदनशील स्थान पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं बिहार में आपदा को लेकर सुरक्षित तरीके से
उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर सरकार का कड़ी नज़र है। दोस्तों, इसी के साथ नव नालंदा महाविहार व भारतेंदु नाट्य अकादमी के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कराया। भारतीय संस्कृति और नाट्य कला को नई दिशा देगा नालंदा लखनऊ का MOU। नव नालंदा महावीर विश्वविद्यालय नालंदा और भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता MOU संपन्न हुआ है। यह समझौता भारतीय संस्कृति, नाट्य कला, रंगमंच, लोक परंपरा और साहित्य के क्षेत्र में गहन सहयोग स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह और अकादमी के निदेशक विपिन कुमार ने संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि यह पहल भारतीय संस्कृति, नाट्य कला और साहित्य को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस समझौता से विश्वविद्यालयों और शोधार्थियों को अध्ययन, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक अनुभव साझा करने का अनूठा अवसर मिलेगा। संगोष्ठियों, कार्यालयों और आयोजनों के माध्यम से लोक कला एवं रंगमंच का संरक्षण और संवर्धन होगा। यह कदम बिहार और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा। इस समझौता के अंतर्गत दोनों स्थलों के विद्यालयों और शोधार्थियों को परस्पर प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। संगोष्ठियों, कार्यालयों, व्याख्यानमालाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का संयुक्त रूप से संचालन किया जाएगा। इससे न केवल छात्रों का शोधकर्ताओं की शैक्षणिक एवं कलात्मक दृष्टि को विस्तार होगा, बल्कि उन्हें भारतीय परंपरा, नाट्य एवं लोक कलाओं की गहराई में समझ विकसित करने में भी अवसर प्रदान होगा। इस पहल का एक और प्रमुख उद्देश्य भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संदर्भ की दिशा में ठोस प्रयास करना है। लोक कलाओं और रंगमंचीय परंपराओं को पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर समझौता से सुनिश्चित होगा। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की साझा संस्कृति धरोहर को नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में यह MOU ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में कुल सचिव प्रोफेसर रूबी कुमारी, अधिष्ठा छात्र कल्याण प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण, भारतेंदु नाट्य कला अकादमी के प्रशिक्षक डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव समेत अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहे। मौके पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं उत्साहित भागीदारी ने कार्यक्रम को और जीवंत बना दिया। यह समझौता आगे वाले समय में भारतीय संस्कृति और कला के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। तो देख सकते दोस्तों, नव नालंदा में संस्कृति और नाट्य कला को नई दिशा मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, स्वतंत्र भारत की बेटियों ने 2 और गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। विश्व रिकॉर्डधारी सिफत का एक और स्वर्णिम प्रदर्शन। ओलंपियन सिफत और समरा ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में मंगलवार को यहां महिलाओं को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण जीतने का साथ भारत को टीम स्पर्धा में भी पीला तांबा दिलाया। विश्व रिकॉर्डधारी सामरा ने राइफल में 459.2 स्कोर करके चीन के यांग यूजी 458.8 को हराया। वहीं सामरा, अंजुम मुदिगल और आशीष चौकसे किकड़ी ने टीम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई चैंपियन में यह समारा का चौथा स्वर्ण है। वह 8 निशानेबाजियों में राइफल में 589 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए राइफल में पहुंची थी। भारत की श्रियंका सारंगी क्वालिफिकेशन के शीर्ष पर रही थी, लेकिन वह सिर्फ रैंकिंग अंकों के लिए खेल रही थी, लिहाजा
सामरा और आसी पहले और चौथे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे। सहारा ने निंगलिंग में 151.0 और प्रोन में 156.2 स्कोर किया। स्टैंडिंग एलिमिनेशन दौर में वह चीनी प्रतिद्वंद्वियों से 0.4 अंक आगे रही। जापान के नोबुता मिसाकी 448 पॉइंट कांग्यस पद मिला। आसी 402.8 लाकर 7वें स्थान पर रही। क्वालिफिकेशन के सामरा में 589 स्कोर किया, जबकि आसी का स्कोर 586 और अंजुम का 578 रहा। तीनों ने कुल 1753 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। जापान 1750 अंक लेकर दूसरे और दक्षिण कोरिया 1745 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 2 बार की ओलंपियन अंजुम 41 निशानेबाज में 22वें स्थान पर रही। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीत 2 स्वर्ण पदक। जूनियर स्पर्धा में भी भारतीय निशानेबाजों का दबदबा रहा। अनुष्का ने दिलाया गोल्ड। भारतीय निशानेबाज अनुष्का ठाकुर ने जूनियर महिलाओं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। उन्होंने प्राची गायकवाड़ और महित संधू के साथ मिलकर टीम स्पर्धा भी स्वर्ण पदक हासिल किया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक विजेता 18 वर्षीय अनुष्का ने फाइनल में शानदार 460.7 अंक बनाकर 5 अंकों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। दक्षिण कोरिया की ओर से सही ने 455.7 अंक के साथ रजत और उनकी हमबनत सिम योजिन 443.9 अंक ने कांस्य पदक जीता। 8 निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने वाले 2 अन्य भारतीय संधू और गायकवाड़ क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर रहे। भारतीय ने जूनियर पुरुष ट्रैप जिम स्पर्धा का स्वर्ण भी जीता। आर्यवंश त्यागी 112, अर्जुन 110 और उर्ध्व राठौर 106 की टीम ने कुल 328 अंक बनाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, अनुष्का ने दिलाया भारत को गोल्ड मेडल, काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। इसी के साथ बहेदमोस से लैस INS उदयगिरी हिमगिरी नौसेना में शामिल हो गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय नौसेना की पूर्व नौसेना कमान में 2 बहुउद्देशीय स्टारलिथ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया। उदयगिरी और हिमगिरी भारतीय नौसेना की नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A के तहत बने हैं और इनका जलावत ऐसा पहला असर है जब 2 अलग-अलग शिपयार्ड में निर्मित अग्रपंक्ति के 2 जंगी पंतों को एक साथ जलावत समारोह में शामिल किया गया। यह घटनाक्रम भारत के पूर्व तट के बढ़ते समुद्र महोत्सव के रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना के सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि 2 आधुनिक लड़ाकू जहाज भारतीय नौसेना के कड़े में शामिल हो गए हैं, जो समुद्री में भारत की ताकत को और मजबूती करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, INS उदयगिरी और हिमगिरी की खूबियाँ देख सकते हैं। उदयगिरी और हिमगिरी परियोजना 17 शिवालिक श्रेणी के मध्य आकर अनुपर्वतीय पोत है। 2 रडार की पहुंच से बच निकलने की क्षमता, हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। दोनों समुद्री परिस्थितियों में मशीनों की पूरी श्रृंखला के अंजाम देने में सक्षम है। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत का दूसरा जहाज है और इसके निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL द्वारा किया गया है। हिमगिरी गार्डन रीच शिपबिल्ड एवं इंजीनियर्स GRS सीड कोलकाता द्वारा निर्मित पहला P-17A जहाज है। दोनों ही युद्धपोत पहले के डिजाइनों को तुलना में काफ़ी अत्याधुनिक हैं। समुद्र में बड़े देश का ताकत। दोनों पोत हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए सी किंग हेलीकॉप्टर
से ले जा सकते हैं, दोनों पनडुब्बियों और सतही जहाज़ों को खोजने मारने में सक्षम है। दोनों पोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं, जो समुद्र और ज़मीन दोनों लक्ष्यों पर 290 किलोमीटर की दूरी से हमला करने में सक्षम है। अंतिम चरण में आने वाले मिसाइलों और ड्रोन के मार गिराने की क्षमता में सोनार सिस्टम से लैस है। यह पोत अरब सागर में पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों और गवादर पोर्ट पर चीनी मौजूदगी को निगरानी करेगा। CDS चौहान बोले, सुदर्शन चक्र परियोजना में 3 सेनाओं को समन्वय जरूरी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली के लिए मजबूती बुनियादी ढांचा का विकास करेगा। जनरल चौहान ने यह आर्मी वार कॉलेज में आयोजित रण विवाद सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहें। दोस्तों, भारत की मजबूती के लिए 2 और भारतीय नौसेना में 2 जहाज INS उदयगिरि और INS हिमगिरी शामिल हो गए हैं, जो कि भारतीय जल सेना को मजबूती मिलेगी इससे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।